दिनेश का एक छोटा सा प्यारा सा परिवार था। उनका बेटा विक्रम अपनी माँ सरोज का सबसे लाडला था। वो अपनी माँ का दर्जा सबसे पहले रखता था, जिसके कारण बहू रोमा को अब ये महसूस होने लगा था कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या कमाल का कमरा है ना। माँ की पसंद है, कमाल किया। कमरे में हर कोना सरोज की पसंद से भरा था। रोमा की कोई राय ले नहीं गई थी। दीवारों पर रंग थोड़ा डार्क नहीं लग रहा? अरे डार्क नहीं, रॉयल लगता है। माँ ने कहा था शाही लगना चाहिए। ये भारी भारी पर्दे, थोड़ी सी रोशनी भी नहीं आती अंदर। कमरे में रोशनी नहीं, सुकून चाहिए। माँ ने एकदम सही कहा था। रोमा के मन में सवालों का सैलाब था, क्योंकि विक्रम के हर जवाब में माँ की छाया थी। कुशन के कवर थोड़े पुराने फैशन के नहीं लगते? अरे वही तो खास बात है, माँ को विंटेज चीजें पसंद है और मुझे भी। शादी का कमरा रोमा और विक्रम का था, लेकिन हर चीज में माँ की पसंद थी। रोमा खुद को बाहरी महसूस करने लगी थी। तुमने मुझसे कुछ भी पूछे बिना सब सेट कर लिया? माँ ने इतने प्यार से सब करवाया, उसे कैसे बदल देता? विक्रम की नजर में ये माँ का प्यार था, पर रोमा को ये उसकी मौजूदगी मिटाने जैसा लग रहा था। कम से कम बेडशीट तो मेरी पसंद की हो सकती थी। अगली बार माँ से कहूंगा तुम्हारी पसंद भी पूछ ले। विक्रम की हर बात माँ से शुरू, माँ पर खत्म हो रही थी। रोमा के हिस्से बस अगली बार रह गया। अगर ये कमरा शादी का तोहफा है तो मेरी इसमें कोई पसंद क्यों नहीं? तोहफा माँ ने दिया है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। कमरा भले सजा हुआ था, लेकिन उस रिश्ते में जगह बनाना अब रोमा का असली संघर्ष बन गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सास सरोज कमरे में दाखिल हुई। तो कैसा लगा मेरा सजाया हुआ कमरा? वाह, कमाल कर दिया आपने। ऐसा कमरा तो सपनों में होता है। विक्रम के चेहरे पर माँ के लिए गर्व था, जैसे कोई बच्चे को इनाम मिला हो। जी बहुत सुंदर है, एकदम अलग सा। अलग नहीं, क्लासिक। आजकल की लड़कियां कहाँ समझती है असली रॉयल्टी। रोमा के लिए वो कमरा एक कैद था, पर रोमा की मजबूरी थी कि उसे झूठी तारीफ करनी पड़ी। माँ, आपने हर चीज में इतना ध्यान दिया, मैं तो देखता रह गया। तो खुश है ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आपने बहुत मेहनत की है आंटी, माफ कीजिए मम्मी जी। अब आंटी नहीं, सीधे माँ बोलो। बहू नहीं, बेटी बन के रहो यहाँ। सरोज के शब्दों में मिठास थी, पर रोमा उस मिठास में दबाव महसूस कर रही थी। वैसे कल तैयार है ना सब? हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। क्या बात है माँ, फिर तो मजा आ जाएगा। शॉपिंग? हाँ, मेरी बहू के लिए साड़ियाँ खरीदनी है, एक से एक बढ़िया सिल्क की। देखा माँ कितना सोचती है तुम्हारे लिए। जी बहुत अच्छा लगा सुनकर। हर बात में सरोज की पसंद ही कायदा थी और रोमा की पसंद बस एक सवाल बनकर रह गई थी। अगले दिन सुबह सरोज, विक्रम और रोमा तीनों एक बड़ी सी साड़ी की दुकान पर पहुंचे। भाई साहब, सिल्क और कांजीवरम निकालिए, कुछ हैवी होना चाहिए। माँ की पसंद का कोई जवाब नहीं, सबसे बेस्ट सिलेक्शन करती है। यह देखो विक्रम, गोल्डन बॉर्डर वाली, रॉयल लगती है ना? कमाल है माँ, रोमा पर तो बहुत खिलेगी। अगर कुछ हल्की साड़ी होती तो? अरे शादी के बाद पहली साड़ियां हैं, हल्की क्यों, शानदार होनी चाहिए। रोमा की आवाज वहीं दब गई थी, मानो साड़ियों के रेशों के बीच कहीं गुम हो गई हो। मैं 7 साड़ियां लूंगी, सही से दिखाओ। आपकी पसंद एकदम क्लासिक है मैडम जी। पैक कर दीजिए सब, माँ ने जो कहा है वही ठीक है। बिल बन चुका था, साड़ियां पैक हो चुकी थी, पर रोमा की पसंद अब भी अधूरी थी। तीनों वहां से निकलकर एक रेस्टोरेंट पर बैठते हैं। मैंने तो सोच लिया है, राजमा चावल, कढ़ी और लस्सी। माँ तुम्हारा टेस्ट तो टॉप क्लास है। मैं कुछ लाइट लेना चाहती थी। बहुत दही कढ़ी खाओ, इससे ना रंग निखरता है। रोमा का पेट तो भरा था, पर रोमा का दिल खाली खाली सा महसूस कर रहा था। सभी कार में बैठकर घर लौटते समय बातें करते हैं। क्या दिन था माँ, आपने फिर से कमाल कर दिया। अब मेरी बहू भी रॉयल लगेगी, जैसे हमारे खानदान की शान हो। सभी घर लौट आए थे, पर रोमा का मन जैसे वहीं रुक गया था, उस दुकान पर, उन रेशमी तहों में जहां उसकी पसंद को देखा भी नहीं गया था। अगले दिन पहली बार उसने कुछ अपने लिए सोचा। विक्रम, तुम जानते हो ना कितने दिन बाद बाहर जा रहे हैं? हाँ, आज तो हमारी पहली मूवी डेट है शादी के बाद। काफी समय बाद रोमा की आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उसे याद किया हो। दीदी से भी बात कर ली है, वो माँ को देख लेगी। ठीक है, बस जल्दी निकल दे वरना शो छूट जाएगा।
तभी बाहर से सरोज की खांसी और धीमी आवाज सुनाई देती है। विक्रम बेटा, जरा पानी तो ला दे। विक्रम तुरंत उठकर बाहर चला जाता है। रोमा पीछे से देखती रह जाती है। विक्रम के लिए वो पल अब सिर्फ उसकी माँ का था, बाकी सब काम रुक गया था। माँ को हल्का बुखार है, रोमा मूवी कैंसिल करते हैं। पर दीदी तो है ना घर पर, वो देख लेंगी। माँ को मेरी जरूरत है और माँ को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। विक्रम ने रोमा के सारे प्लान्स अपनी माँ के नाम पर यूं ही एक पल में मिटा दिए। तुम्हें कभी लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ वक्त चाहती हूँ? तुम समझदार हो रोमा, इसलिए बात को समझो, माँ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। तभी सोनल कमरे में आकर दोनों की बात सुन लेती है। भाभी ने कहा था ना मैं देख लूंगी, हर बार तुम ही क्यों? क्योंकि मैं बेटा हूँ और ये मेरा फर्ज है। पर मैं और पापा भी घर पर हैं, हम दोनों भी संभाल लेते माँ को। माँ की बात मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता, उन्हें तुम लोगों की नहीं मेरी जरूरत है। फर्श की इस दीवार से रोमा की इच्छाएं बार बार टकरा कर गिर जाती थी। तभी सरोज दोबारा आवाज लगाती है। मैंने तो बस पानी मांगा था, तुम लोग बहस क्यों कर रहे हो? अरे नहीं माँ, कोई बहस नहीं कर रहा है, ये लो पानी, मैं हूं ना, आपको जल्दी सही कर दूंगा। तो ना होता तो मेरा इतना ख्याल कौन रखता? विक्रम का प्यार एक तरफा था, जो सिर्फ उसकी माँ के लिए था और किसी के लिए नहीं। ठीक है, आप रुकिए, मैं चलती हूँ अपने कमरे में। भाभी उदास मत होइए, माँ ठीक हो जाएगी तब चली जाना घूमने। हर बार कुछ न कुछ हो ही जाता है दीदी, शायद इनका वक्त मेरी किस्मत में ही नहीं है। भाभी आप भी इस घर का हिस्सा है, आपकी खुशी भी मायने रखती है। कभी कभी लगता है जैसे मैं सिर्फ मजबूरी हूँ, जरूरत नहीं। आप ऐसा मत सोचिए, मैं हूं ना आपके साथ, सब ठीक होगा भाभी। वो धीरे से पलटती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात होती है, विक्रम कमरे में आता है। रोमा अपनी नाराजगी को अब और नहीं रोक पाती और विक्रम से कहती है, बहुत जल्दी आ गए। माँ की दवाई दे आया। धन्यवाद। क्या मेरी भी कोई दवा है जो तुम मुझे दे सकते हो? विक्रम की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वो समझ गया था कि बात गहरी है। क्या बात है, दिन भर चुप क्यों रहती हो? चुप इसलिए क्योंकि मेरा दर्द सुनने वाला कोई नहीं। तुम्हारी हर बात में बस माँ ही रहती है। क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी इतनी अहमियत पा सकती हूँ? देखो, माँ मेरे लिए सब कुछ है, ये बात तुम समझो या ना समझो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं बस एक रुकावट हूँ? क्या हमारी शादी सिर्फ नाम भर की है? विक्रम ने एक पल के लिए निगाहें चुराई लेकिन जवाब नहीं दिया। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, लेकिन माँ मेरी जिंदगी है। माँ से ज्यादा जरूरी मैं हूँ भी या फिर नहीं? तुम फिर वही बात दोहरा रही हो। मेरे लिए कभी तो वक्त निकालो विक्रम, मेरी भी कोई कीमत है, उसे महसूस तो करो। उसकी आवाज में अब तक की सारी तड़प समाई थी। तो क्या माँ को नजरअंदाज कर दो तुम्हारे लिए? तुम कब समझोगी? मैं समझ जाऊंगी जब तुम मुझे वक्त और इज्जत दोगे। मेरे लिए माँ से ज्यादा कोई नहीं है। तुम उन्हें नजरअंदाज मत करो, बस मुझे भी कभी उतना ही जरूरी समझो। तुम्हें तो हर बात में शिकायत करनी होती है रोमा। अगर तुम्हें मेरी कदर नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। धीमा सन्नाटा छा गया। दोनों के दिलों में उथल पुथल मची थी। ये रोमा की धमकी नहीं थी, बस एक आखिरी उम्मीद थी जिसे विक्रम ने अनसुना कर दिया। माँ बीमार है, मैं उनके पास ही सोऊंगा। तुमने फिर साबित कर दिया कि मेरी कोई अहमियत नहीं है। विक्रम बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। रोमा अंधेरे में खड़ी रही, टूटती रही। कमरे का अंधेरा उसके आंसुओं को छुपा ले गया और वो रोती रोती सो गई। अगले दिन उदास मन से उसने अपने भाई को फोन किया। भैया, अब और नहीं सह सकती, मैं विक्रम के साथ नहीं रहना चाहती। क्या हुआ रोमा? कल तक तो सब ठीक लग रहा था। कुछ ठीक नहीं है भैया, उसके लिए हर बार सिर्फ माँ ही जरूरी होती है। पर तू तो उसकी पत्नी है, तेरी भी कोई अहमियत होनी चाहिए। मैं बस इस घर की एक चीज बनकर रह गई हूँ भैया, इंसान नहीं। यश के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खिंच जाती है। वो अपनी बहन की पीड़ा को महसूस कर रहा था। क्या विक्रम तुझे वक्त नहीं देता? तेरी बात नहीं सुनता? मेरी हर बात अधूरी रह जाती है भैया। माँ के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो कोई बोझ नहीं है रोमा। अगर वहां तेरी कदर नहीं है तो वहां तेरा क्या काम?
हर बार जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो यही जवाब मिलता है, पहले माँ। मैं तुझे लेने आ सकता हूँ, तो बस एक बार हाँ बोल। नहीं भैया, अब नहीं, पर मैं अब और यहाँ नहीं रह पाऊंगी। दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी छा गई, जैसे भावनाएं भी थक गई हो। तो जो भी फैसला ले, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। तुम साथ हो, बस यही हिम्मत है भैया मेरे पास। और क्या, मैं हूं ना, तू अकेली नहीं है रोमा। वो दोनों चुप हो गए। शायद फोन पर कहने को अब कुछ नहीं बचा था, बस समझने को बहुत कुछ बाकी था। फोन कट गया और कमरे में फिर वही सन्नाटा भर गया, लेकिन इस बार सन्नाटा थोड़ी हिम्मत भी साथ लाया। तभी कमरे में रोमा के ससुर आते हैं। बेटा, सब ठीक तो है? आज सुबह की चाय नहीं मिली। सब ठीक है पापा जी, अभी लेकर आती हूँ आपकी चाय। रोमा की मुस्कान में तकलीफ छुपी थी, पर अब ये उसकी आदत बन चुकी थी, दूसरों के लिए झूठी मुस्कान को चेहरे पर लाना। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? आंखें सूजी सूजी लग रही है। थोड़ी थकान है बस, बाकी सब बढ़िया है। रोमा तेजी से रसोई की ओर बढ़ी। उसकी माँ सविता को अपने साथ घर लेकर आया है। सविता रोती हुई सोफे पर बैठ जाती है। माँ जी बहुत परेशान थी, अब ये हमारे साथ ही रहेंगी। रोमा, तेरा भाई और उसकी बीवी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? भैया ने आपको निकाल दिया? रोमा का दिल धक से रह गया। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखों में गुस्से की लहर दौड़ी। मैंने कहा था दामाद जी से कि मुझे मत लाओ यहाँ पर उन्होंने जिद की। माँ जी ने मना किया, लेकिन ये भी तो उनका घर है, इसलिए मैं साथ में ले आया। भैया और भाभी को शर्म भी नहीं आई? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो अपनी माँ की हालत देखकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अब सब ठीक है बेटा, बस तू नाराज मत हो। माँ, आप अब कभी अकेली नहीं रहेंगी, ये मेरा वादा है। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। देखते ही देखते कुछ वक्त गुजर गया। इन दिनों रोमा ने जो देखा वो उसके दिल को छू गया। विक्रम उसकी माँ सविता के लिए वही सम्मान, वही अपनापन दिखा रहा था जो वो अपनी माँ सरोज को देता आया था। माँ जी, आज आपकी पसंद की मूंग दाल की खिचड़ी बना रहा हूँ। अरे दामाद जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? क्यों, आप मेरी भी तो माँ है, और माँ के लिए मैं कुछ कर भी सकता हूँ। सविता की आंखें भर आई। रोमा दरवाजे पर खड़ी चुपचाप ये सब देख रही थी। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म परोस कर लाया हूँ, ठंडा मत होने देना। बेटा, तू तो बिल्कुल अपने जैसा लगा, बिल्कुल हीरा। रोमा की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वो दुख की नहीं, सुकून की थी। रोमा ने गुस्से में फोन उठाया और अपने भाई यश को नंबर डायल किया। यश, माँ को घर से निकालती हुए जरा भी शर्म नहीं आई? रोमा, हालात समझ, घर का माहौल सही नहीं था, तो माँ को निकाल देना ही एकमात्र रास्ता था। फोन पर आवाज अब तेज होती जा रही थी, भावनाएं काबू से बाहर हो रही थी। जब देखो तब माँ की चलती है, हमें भी तो सुकून चाहिए कि नहीं? माँ कोई चीज नहीं है जो जब मन हुआ निकाल दोगे। तेरी भाभी बहुत परेशान थी रोमा, मैंने वही किया जो सही लगा। तो तू ही रख लेना अपनी महान माँ को, तुझे ही मुबारक। रोमा का दिल छलनी हो गया। माँ को लेकर इतनी बेरुखी? उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। रोमा ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। कुछ दिनों बाद यश और किरण रोमा के घर आते हैं। अब क्यों आए हो? माँ को घर से निकालकर चैन मिल गया? सुनो रोमा, पहले हमारी बात सुन लो। हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते अगर वजह ना होती। तो वजह थी माँ को बेइज्जत करके घर से निकालने की? तू भूल गई थी रोमा कि सास भी किसी की माँ होती है। रोमा अचानक चुप हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे किसी ने सच का आईना दिखा दिया हो। तो विक्रम की माँ को निकालना चाहती थी, हमने तुझे तेरे ही गलती दिखाई। हम जानते थे तुझसे बेहतर कोई अपनी माँ का दर्द नहीं समझेगा। तो ये सब एक प्लान था, सिर्फ मुझे आईना दिखाने के लिए? रोमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी गलती अब सामने थी, बेहद साफ। तो माँ की तकलीफ देखे बिना फैसला कर रही थी, अब महसूस हुआ ना? विक्रम ने तुझसे कभी शिकवा नहीं किया, फिर भी तू उसकी माँ को हटाना चाहती थी। माफ कर दो मुझे, मैंने माँ के रूप को सिर्फ एक रिश्ते में बांध दिया था। वो अपने भाई और भाभी से लिपट कर रोने लगी। इस बार कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ सच्चाई की चुभन थी। अब मैं अपनी सास को सास नहीं माँ मानूंगी। बस यही तो सुनना था हमें। चलो अब माँ को गले लगाओ, सब कुछ ठीक कर लो। रोमा मुस्कुराते हुए पलटी
और पहली बार सासू माँ को माँ की तरह गले लगाया। रोमा ने सबसे माफी मांगी और विक्रम और सरोज ने रोमा को गले लगा लिया। दिल्ली के चावड़ी बाजार में चौबे जी की पुश्तैनी दुकान थी। परचून की दुकान चलाते हुए चौबे जी ने पुरानी दिल्ली में सिर्फ रुपए ही नहीं बल्कि इज्जत भी खूब कमाई थी। चलिए अब आपको चौबे जी के परिवार से मिलवा देते हैं। चौबे जी के 2 सुपुत्र हैं। बड़े बेटे का नाम है प्रशांत, जिसकी शादी कुसुम से हुई है। प्रशांत और कुसुम का एक नटखट सा बेटा भी है जिसका नाम है नितिन। चौबे जी का छोटा बेटा निशांत वैसे तो MBA है, लेकिन फिलहाल उसका कोई निश्चित पता ठिकाना नहीं है क्योंकि पिता के व्यापार में उसका मन नहीं लगता और नौकरी उससे होती नहीं। प्रशांत और निशांत के अलावा चौबे जी की एक बिटिया भी है जिसका नाम है जया। छोटे, आज तो तेरा 10 बजे से इंटरव्यू था ना, तू निकला नहीं अभी तक? अरे भैया पहुंच जाऊंगा ना, 10 बजे से इंटरव्यू है, 12 से पहले वहाँ कुछ शुरू नहीं होने वाला। आप तो आराम से अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाते हो। ये नौकरी के लिए इंटरव्यू का स्ट्रगल आपको समझ में नहीं आएगा भैया। इंटरव्यू के लिए 2-2 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है और फिर उसके बाद भी जब नंबर आता है तो कभी वैकेंसी फिल हो चुकी होती है तो कभी इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट करके घर भेज देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ भैया, ये सब ना सेटिंग है, सेटिंग। इन लोगों की तो नौकरी देने की नीयत ही नहीं होती। वो सब ठीक है छोटे, लेकिन तुझे कम से कम इंटरव्यू के लिए तो समय से पहुंचना चाहिए। तेरा काम है ईमानदारी से इंटरव्यू देना। सिलेक्शन होना ना होना तो बात की बात होती है। तू तो इंटरव्यू दिए बिना ही हार मानकर बैठ गया। ऐसे कैसे चलेगा बता? अरे भैया आप क्यों चिंता करते हो? इन छोटी मोटी नौकरियों के लिए इंटरव्यू देना ना देना एक ही बराबर है। अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो भी गया ना मैं ज्वाइन करने वालों में से नहीं हूँ। अरे क्यों ज्वाइन क्यों नहीं करेगा? तुझे क्या सारी जिंदगी ऐसे आवारा बनकर ही घूमना है? वो बात नहीं है भैया, अब समझती नहीं हो। अरे भाई निशांत नाम है मेरा, निशांत चौबे। चावड़ी बाजार वाले चौबे जी का लाडला बेटा हूँ मैं। पुरानी दिल्ली में इज्जत है कुछ पापा की। अगर मैं ऐसी छोटी मोटी नौकरी करूँगा तो क्या इज्जत रह जाएगी पापा की? अच्छा, और ऐसे आवारा की तरह घूमने से पापा का बड़ा नाम रोशन हो रहा है ना? अब तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं भैया। अरे अब जाइए ना, आपका दुकान पर जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मुझे जैसे ही कोई मेरी पसंद की नौकरी मिलेगी मैं फटाफट ज्वाइन कर लूंगा। पता नहीं कब इस लड़के को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। इससे समझ में क्यों नहीं आता कि अब इसकी ऐसी आवारा गर्दी करने की उम्र नहीं रही। अरे इसके साथ के लड़कों की शादी हो रही है, उसमें से कुछ तो बाप भी बन गए और ये साहबजादे अभी तक बचपने से ही नहीं उभर पा रहे। कोई बात नहीं, ठोकर लगती है तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? मैं भी देखता हूँ आखिर कब तक ये ऐसे ही काम से बचकर घूमेगा। अरे निशांत तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो बोल रहा था आज तेरा इंटरव्यू है, तू गया नहीं इंटरव्यू देने? क्या यार, जिसे देखो मेरे इंटरव्यू के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देश की GDP अकेले मेरे कंधों पर ही है। मैंने नौकरी नहीं की तो पूरा स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो जाएगा। अरे भाई देश तो संकट में नहीं आएगा पर तेरा भविष्य जरूर खतरे में आ सकता है। अरे यार पापा के लेक्चर के बाद भैया का लेक्चर सुनो और अब यार दोस्त भी मुझे ही लेक्चर सुनाएंगे क्या? कुछ और ही बात कर लो यार, पक गया हूं मैं नौकरी नौकरी सुनकर। अच्छा चल अब तुझे ना एक नई बात बताता हूँ। अपना दोस्त ना शेखर, उसकी शादी पक्की हो गई है। अब तो तू बस कोट पैंट सिला ले, अगले महीने भाई की बारात में जमकर नाचना है तुझे। चलो भाई शेखर भी अपनी पार्टी में आ गया। अब तो बस तू ही एक बचा है जिसकी शादी नहीं हुई। अरे यार जैसे इसके ढंग है ना, आने वाले 5-10 साल तो इसकी शादी होने से रही। हाँ अभी इसकी शादी होगी नहीं, फिर शादी करने लायक बचेगा नहीं। इतना कहकर उसके दोस्त ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। अच्छा ऐसी क्या कमी है मुझ में जो मेरी शादी नहीं होगी? हैं? तुम लोगों का कहने का मतलब क्या है? और तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, शेखर से कई गुना अच्छी पर्सनालिटी है मेरी। अगर उस शेखर को लड़की मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? तेरी पर्सनालिटी अच्छी है उसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ जिम जाकर बॉडी बनाने से शादी नहीं हुआ करती मेरे भाई। लड़की को तेरी शक्ल एक बार को पसंद आ भी जाए
लेकिन तू पसंद नहीं आ सकता। दोस्तों की बात सुनकर निशांत गुस्से में अपने घर लौट आता है। लगता है अब इन लोगों को दिखाना ही होगा कि निशांत क्या चीज है। निशांत चौबे नाम है मेरा। अगर मैं चाहूं तो आज मेरे घर के बाहर लड़कियों की लाइन लग जाए, लाइन। अरे किस सोच में गुम हो देवर जी? भाभी, क्या मुझ में कोई कमी है? अरे ऐसा किसने कह दिया आपसे? मेरा देवर तो लाखों में एक है, ऐसा क्यों सोचते हो आप? मेरे दोस्तों को ऐसा लगता है कि मुझसे कभी कोई लड़की शादी नहीं करेगी। हाँ तो ठीक ही तो कहते हैं तुम्हारे दोस्त। तुम्हारे जैसे लड़के से कोई भी लड़की शादी क्यों करने लगी भला? गलती दोस्तों में नहीं, अपने अंदर ढूंढोगे तो सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। अरे ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? और ऐसी कौन सी कमी है मेरे हैंडसम देवर जी में कि कोई भी लड़की इनसे शादी करने के लिए मना कर दे? आप चिंता मत करो देवर जी, आपके लिए बढ़िया सी देवरानी ढूंढ कर मैं लाऊंगी। दिखा देंगे आपके दोस्तों को कि आपके लिए कोई आम लड़की नहीं बल्कि शहजादी आने वाली है। बस भाभी बस, अब मुझे भी ना अपने दोस्तों को यही प्रूव करके दिखाना है कि मुझे उनसे भी बेहतर लड़की मिल सकती है। सुना माँ जी, निशांत भैया शादी के लिए मान गए हैं। अब छोटी बहू को लाने की तैयारी करिए आप, बहुत जल्द हमारे घर में शहनाई बजने वाली है। अरे बेटा, मैं तो कब से इसके पीछे पड़ी थी कि समय से शादी कर ले, लेकिन ये तो शादी के लिए कभी हाँ ही नहीं भरता था। अब ऐसा क्या हो गया कि शादी के लिए झटपट तैयार हो गया? अरे माँ जी, हर काम का ना एक सही समय होता है। आप बस ये समझ लीजिए कि भैया की शादी का समय अब आया है। अब ना ज्यादा सवाल जवाब में समय मत वेस्ट कीजिए। आप तो बस अब अच्छी सी लड़की ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। वैसे 2-3 लड़कियां हैं मेरे दिमाग में, पहले मैं उनसे बात चलाती हूँ। निशांत की शादी के लिए हाँ बोलने के बाद कुसुम उसके लिए लड़कियां तलाश करने लगती है। माँ जी, एक खुशखबरी देनी है आपको। अरे ऐसी भी क्या खुशखबरी है, मुझे भी तो पता चले। माँ जी, मेरी वो कनॉट प्लेस वाली सहेली है ना, उसकी ननद से मैंने निशांत भैया की बात चलाई थी। अरे पापा जी का नाम सुनते ही वो लोग झटपट यहाँ आने को तैयार हो गए। अब आप देखना, भगवान ने चाहा तो कल ही भैया का रिश्ता पक्का हो जाएगा। अगले दिन, अरे आइए आइए, हमारा घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आप लोगों को? नहीं नहीं बेटा, आपका घर ढूंढने में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। अरे भाई, चौबे जी का इतना नाम है पुरानी दिल्ली में, किसी से भी पूछ लीजिए। चावड़ी बाजार वाले चौबे जी के घर जाना है, वही लोग घर तक छोड़ कर गए। इतना नाम है भाई साहब आपका यहाँ। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है भाई साहब, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल सही कहा जी आपने। ऐसे आपका बेटा नजर नहीं आ रहा, बुलाइए आपके सुपुत्र को, हमें भी मिलने का सौभाग्य दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप लोग थोड़ा चाय पानी लीजिए, मैं अभी निशांत को बुलवाता हूँ। चौबे जी के यहाँ हो रही मेहमान नवाजी से दुबे जी बहुत प्रभावित थे। चाय का प्याला अभी उठाया ही था कि सामने से चौबे जी का छोटा बेटा नजर आता है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ हमारे पास आकर बैठो। भाई साहब, लड़का तो आपका लाखों में एक है भाई। वाह 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 वाह, क्या पर्सनालिटी है। आपको सच बताए तो हम अपनी रुचि के लिए आपके निशान जैसा ही कोई लड़का ढूंढ रहे थे। बिटिया तो आपकी भी बहुत सुंदर है भाई साहब, लाखों में एक है रुचि बिटिया। देखिए, हम बड़ों को तो सब पसंद आ गया है, बस एक बार बच्चे भी आपस में बैठकर अपने मन की बात कर ले तो सही रहेगा। अगर बच्चों को रिश्ता मंजूर हो तो हमें भी कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बाबूजी। मैं इन दोनों को ऊपर छत तक ले जाती हूँ, ये लोग अकेले में कुछ बातें भी कर लेंगे और एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंद भी बता देंगे। बड़ों के कहने पर रुचि और निशांत छत पर जाकर अकेले में बातें करने लगते हैं। मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है और फिलहाल एक स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ। आप क्या करते हैं? फिलहाल तो जॉब ढूंढ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, जॉब के ऑफर्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेरी पसंद की नौकरी अभी तक मुझे नहीं मिल पाई। और वैसे भी घर में किसी चीज़ की कमी तो है नहीं कि मैं कोई भी उटपटांग नौकरी हड़बड़ी में ज्वाइन कर लूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि अपनी पसंद की जॉब मिलने पर ही मैं कहीं पर काम करूँगा। तो आप कोई भी जॉब नहीं करते? आपके पापा बड़े भैया आपको काम करने के लिए प्रेशर नहीं डालते? अरे नहीं नहीं, बाबूजी की तरफ से मुझ पर कोई दबाव नहीं है, और बड़े भैया भी ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि मुझे चावड़ी बाजार वाली दुकान में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
मैं तो हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने मुझे पढ़ने, करियर चूज करने की पूरी आज़ादी दे रखी है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। तो लाइफ में आगे क्या करना है आपको, कुछ सोचा है आपने? अभी तो कुछ खास ऐसा सोचा नहीं है, देखते हैं। आप 28 साल के हो और आप ये कह रहे हो कि आज तक आपने कोई काम ही नहीं किया। अरे आपके पापा की इतनी बड़ी दुकान है, वहां पर तो बैठते ही होंगे ना आप। नो नो नो, एक्चुअली मैंने बताया ना, मुझे ये गल्ले पर बैठकर हल्दी नमक बेचने का कोई शौक नहीं है। और कोई ज़रूरी तो नहीं है, अगर पापा की दुकान है तो मैं भी दुकान ही करूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपके पापा की दुकान है तो आप भी दुकान ही करें, लेकिन कुछ तो सोचा ही होगा ना आपने कि अगर आप पापा की दुकान पर नहीं बैठेंगे तो लाइफ में करेंगे क्या। और चलिए मान लेते हैं कि आपकी और मेरी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद हमारा खर्चा आप कैसे चलाएंगी? मेरी सैलरी से? और मेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की आपके जैसे बेरोजगार आदमी से शादी क्यों करेगी, ये भी बता दीजिए। अरे तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मेरी इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, तुम्हें आईना दिखा रही हूँ कि शादी करने का ख्वाब तभी पालना चाहिए जब तुम परिवार की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो। अरे तुम तो खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते और चले शादी करने। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, थैंक्स फॉर योर टाइम। रुचि ने निशांत को शादी के लिए सामने से ही मना कर दिया। रुचि के ना सुनने के बाद उसके माता पिता भी उठकर वहां से चले गए। अरे लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रुचि रिश्ता तोड़कर चली गई? कितना अच्छा रिश्ता था, लड़की सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, फैमिली भी अच्छी थी, फिर ऐसा क्या हो गया? अरे भाभी, अच्छा ही हुआ कि उस लड़की से मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ। उसने शादी से पहले ही अपना रंग दिखा दिए। पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या होता। अरे बाबा, बहुत तेज तर्रार लड़की है वो, आपको पता भी नहीं उसने क्या कहा। अरे मुझे भी तो पता चले आखिर ऐसा क्या कह कर गई है वो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं उसकी माँ को। अरे माँ मेरी कमाई के पीछे पड़ गई थी, बार बार पूछ रही थी करते क्या हो, कमाते कितना हो, पापा की दुकान में क्यों नहीं बैठते। अरे जिस लड़की को शादी से पहले ही पैसे की इतनी हाय हाय है, शादी के बाद वो पता नहीं क्या करती। वो तो यही चाह रही थी कि शादी से पहले मैं उसे प्रॉपर्टी के कागज भी दिखा दूं कि घर में कितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, तभी वो मुझसे शादी करेगी। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि वो इसलिए रिश्ता तोड़ कर गई है क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते। लड़की को दोष देने से पहले अपने गिरेबान में झांको। मैं तुम्हें कितने दिनों से समझा रहा हूँ कि कुछ काम धंधा कर लो। अब तुम्हारी ये आवारागर्दी करने की उम्र नहीं रही। अगर चाहते हो कि तुम्हारी सही उम्र में शादी हो जाए तो अभी भी समय है, या तो कोई नौकरी करो या फिर हमारे साथ चलकर दुकान पर बैठो। नहीं नहीं, इसका दुकान में क्या काम है, ये तो हमेशा से ही दुकान का और हमारा मजाक उड़ाता आया है। अरे भाई, इसका जन्म तो बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए हुआ है भाई, इसकी दुकान में कोई जगह ही नहीं है। इससे कहो कि अपने लिए कोई हाई फाई काम ढूंढ ले और उसके बाद ही हम इसके लिए किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। अब तो मैं घर पर बुलाकर किसी से अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। कोई भी लड़की बेरोजगार लड़के से शादी क्यों करेगी? अरे आप सब इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? देवर जी आप सही कह रहे हैं, वो रुचि आपके लायक ही नहीं थी। मैं आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। और आप लोग किसी पराई लड़की की बात सुनकर देवर जी के ऊपर चढ़ बैठे। अरे ऐसी ही कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे क्या? वो कोई ढंग की नौकरी मिलेगी तभी तो करेंगे ना। आप लोग क्यों इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं? रात को कमरे में कुसुम, तुम गलत बातों में निशांत का सपोर्ट करना बंद कर दो। तुम्हारी शय के कारण ये कोई काम धंधा नहीं करता। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है कि इसको जेब खर्च देना बंद कर दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि प्यार की आड़ में तुम उसे निकम्मा और निठल्ला बना रही हो। आप लोग भी ना पीछे ही पड़ जाते हो, अब छोड़िए ना। रुचि के मना करने के बाद कुसुम अपने देवर के लिए किसी और लड़की की तलाश में लग गई थी। लेकिन जब से रुचि और उसके घर वाले रिश्ता तोड़कर गए थे, पूरी बिरादरी में ये बात आग की तरफ फैल गई थी कि चावड़ी बाजार वाले चौबे जी का बेटा एक नंबर का निकम्मा और कामचोर है, जो ना तो दुकान पर बैठना चाहता है और ना ही नौकरी करना चाहता है, जिसके कारण अब कोई भी लड़की वाला रिश्ता लेकर उनके घर आना ही नहीं चाहता था। 6 महीने के बाद। भाभी 6 महीने हो गए, रुचि के बाद तो कोई रिश्ता आया ही नहीं। आपकी नज़र में कोई लड़की है क्या? नहीं ना भैया, बाबूजी का नाम सुनकर रिश्ते तो कई आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उन्हें ये बात पता लगी जाती है कि आप कोई काम नहीं करते। बस वहीं से बात बिगड़ जाती है। अब देखो ना, छोटी बड़ी जैसी भी मिले एक नौकरी देख लो ना। मैं भी आपको यही कहना चाहता था भाभी
कि अब मेरे लाख चाहने पर भी मुझे नौकरी मिल ही नहीं रही। मैंने नौकरी को कभी इज्जत ही नहीं की। न जाने कितनी नौकरियां 2-4 दिन काम करने के बाद छोड़ दी। तब मैंने काम की इज्जत नहीं की, अब इसी कारण मुझे कहीं पर इज्जत नहीं मिल रही है। मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है भाभी। अरे तो आप अपने भैया और बाबूजी के साथ दुकान पर क्यों नहीं चले जाते? किस मुंह से दुकान पर वापस जाऊं भाभी? मैंने तो हमेशा भैया और बाबूजी का दुकान को लेकर मजाक ही उड़ाया है। बाबूजी तो कभी मुझे बाहर भेजकर पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि दुकान में मेरा जो भी हिस्सा है उसके बदले आप मुझे MBA करा दो। मेरी जिद के कारण बाबूजी ने मुझे महंगे कॉलेज में हॉस्टल से पढ़ाया, लेकिन मैंने इतना पैसा लगाने के बाद भी कभी नौकरी करने में मन ही नहीं लगाया। एक के बाद एक नौकरी छोड़ता गया मैं। निशांत की बात सुनकर बड़ा भाई प्रशांत वहां आता है। चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाना है। भैया क्या दिखाना चाहते हैं आप? प्रशांत हाथ पकड़कर निशांत को गाड़ी में बिठा लेता है। कुछ देर बाद गाड़ी चावड़ी बाजार की दुकान नंबर 57 के सामने रुक जाती है। ये चेयर देख रहा है छोटे, जानता है ये किसकी है? ये भी कोई बोलने की बात है भैया? मुझे अच्छी तरह याद है ये चेयर बाबूजी की है। बहुत अच्छा, मेरे साथ चल। ये बता ये चेयर किसकी है? ये सब क्यों पूछ रहे भैया आप मुझसे? ये आपकी चेयर है भाई, सालों से आप इसी चेयर पर बैठकर तो सारा काम संभाल रहे हो। अच्छा, अब इधर आ। ये दूसरी मंजिल पर जो चेयर रखी है वो किसकी है? ये मैं नहीं जानता भैया, ये चेयर किसकी है? देख छोटे, जब बाबूजी ने मुझे संभालने के लिए दुकान दी ना, तब ये एक छोटी सी पुरानी सी दुकान थी। मैंने धीरे धीरे दुकान को बड़ा किया और इसे एक स्टोर, मेगा स्टोर में बदल दिया। इस स्टोर को बनाने के बाद मैंने इसमें सिर्फ बाबूजी और अपने लिए चेयर नहीं लगवाई थी, बल्कि तेरे लिए भी चेयर रखवाई थी, जो बरसों से तेरे इंतज़ार में खाली पड़ी हुई है। अब समय आ गया है छोटे, अपनी कुर्सी संभाल ले। लेकिन भैया मैं तो पहले ही कह चुका था मुझे दुकान से कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए। ये दुकान बाबूजी की अमानत है। इसमें बाबूजी के दोनों बच्चों का बराबर बराबर अधिकार है। मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये सब बातें अपने मन से निकाल दे और भगवान का नाम लेकर कल से एक नई शुरुआत कर। बड़े भाई की बात सुनकर निशांत ने उन्हें गले से लगा लिया। कुछ दिन बाद, अरे बेटा, वो रुचि की माँ का फिर से फोन आया था। उन्हें पता चला कि तुम अपनी खानदानी दुकान पर बैठने लगे हो, तो उन्होंने फिर से तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवाया है। तो क्या लगता है आप लोगों को, निशांत और रुचि की शादी होगी या फिर निशांत इस रिश्ते के लिए इनकार कर देगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा कहानी का अगला भाग, यानी कि एपिसोड नंबर 2। सुबह आराम से अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लिए गौतम अपने फ्लैट की ओर जा रहा था कि तभी ऊपर कहीं से पानी आकर उसके मिठाई के डिब्बे पर गिरता है। अरे अरे किसने डाला? कौन पागल है? किसके घर से ये मेघ बरस रहा है? मेरी पूरी मिठाई खराब कर दी जिसने भी ये किया है। आज मेरे हाथ से वो नहीं बचेगा। और जैसे ही गौतम ऊपर देखता है, शर्मा जी के मुंह से कुल्ले का पानी आकर इस बार गौतम के चेहरे पर गिर जाता है। शर्मा अंकल! ये कहानी शुरू होती है लखनपुर के गांव से, जहां शर्मा जी का परिवार रहता था। शर्मा जी के परिवार में 2 राम जैसे बेटे, सीता जैसी बहुएं और कृष्ण जैसे पोते थे। अपनी धोती को एक हाथ से पकड़े हुए दूसरे हाथ से शर्मा जी अपने आंगन में दातून कर रहे थे कि तभी अपने कंधे पर हल उठाए राम अपने घर आता है। मीरा जी, जरा रोटी तो लगा दीजिए, हम बाहर बैठे हुए हैं आंगन में। अपना सर ढके हाथ में खाने की प्लेट लेकर मीरा आंगन में आती है। देवर जी नहीं आए? कल रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था, ऐसे कैसे चलेगा? लाडला है भाभी का लखन, कैसे नहीं आएगा? वो तो मुझसे पहले आने को उतावला था, पर मैंने सोचा पहले मैं खा लेता हूँ। मैं जैसे ही जाऊँगा उसे भेज दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। भगवान करे तुम सब में इसी तरह प्यार बरकरार रहे। और इसी तरह प्यार और स्नेह से शर्मा जी का परिवार चल रहा था। शाम के वक्त जब दोनों भाई खेत से लौट रहे थे, तब वो देखते हैं कि गांव के एक लड़के रोहन को सभी माला पहना रहे हैं और फिर अचानक सभी उसे कंधे पर उठाकर गांव में घुमाने लगते हैं। ये देखकर लखन भीड़ में से एक शख्स से पूछता है, अरे मंगू, ये सब क्या हो रहा है? सबने रोहन को कंधे पर क्यों उठा रखा है? अरे भाई, रोहन मुंबई गया था MBA करने, तो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसकी विदेश में नौकरी भी लग गई। उसी खुशी में सब उसे माला पहना रहे हैं। बड़े शान की बात है कि नहीं?
अब तो रोहन विदेशी हो गया भाई, विदेशी। अरे वाह, रोहन विदेश जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। फिर तो आज जश्न होगा। कुछ ही दिनों में मैं भी एक पार्टी देने वाला हूँ सभी को। रोहन क्या, मेरा छोटा भाई भी विदेश जा रहा है। उसकी ना दुबई में नौकरी लग गई है। आजकल तो भाई पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। गांव में कहाँ हो पा रही है वैसी पढ़ाई। मेरे तो बच्चे हैं नहीं, पर जैसे ही मेरे बच्चे होंगे मैं तो उनका दाखिला शहर में ही करवाऊंगा। अच्छा, अब चलता हूँ। ये सब सुनने के बाद राम और लखन के दिमाग में यही बातें घूमने लगती है। रात को जब लखन बैठा हुआ था तो वो देखता है कि चिंटू इंग्लिश में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। वाह वाह, व्हाट टू डू लिखा है बेटा। सर ने स्कूल में बताया नहीं था क्या? क्या पापा, हमारे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती कहाँ, वो तो मैं खुद से ही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इन टीचरों का भी क्या करें, बस सरकारी नौकरी मिल गई है तो आराम से जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं और सैलरी लेकर घर चले जाते हैं। बच्चों के भविष्य का तो मजाक बनाकर रखा है इन्होंने। तेरे दिमाग में भी क्या वही बात चल रही है लखन, जो मेरे दिमाग में चल रही है? हाँ भैया, कम से कम हमने अच्छी पढ़ाई तो की है। वो अलग बात है कि हमने खेती को ही अपना प्रोफेशन बना दिया, और वो ज़माना भी अलग था। आज तो लोग चांद पर जा रहे हैं। अपने बच्चों के साथ हम गलत करेंगे अगर हमने उन्हें अच्छी पढ़ाई का स्रोत नहीं दिया तो। ठीक है, फिर रात को खाने पर इसी की चर्चा करते हैं पिताजी से, देखते हैं वो क्या कहते हैं। रात को खाने के वक्त राम और लखन इस बात को सभी के सामने रखते हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं पिताजी, मैं उन्हें शहर भेजना चाहता हूँ, पर वो अभी इतने बड़े भी नहीं हुए कि उन्हें अकेले शहर भेज दिया जाए। और अगर हम उनके साथ चले गए तो आप लोगों का क्या होगा? इसलिए मेरी एक राय है कि क्यों ना हम गांव के इस घर को और हमारी ज़मीन को बेचकर शहर ही शिफ्ट हो जाए। पर बेटा, मैं और तेरे पिताजी तो बुजुर्ग हैं, हम क्या करेंगे शहर जाकर? बच्चों के भविष्य की बात है, तुम दोनों चले जाओ अपनी बीवियों के साथ। अगर शहर जाएगी तो तीनों पीढ़ी साथ ही जाएगी। वहाँ मैं और भैया किसी ऑफिस में काम ढूंढ लेंगे और बच्चों का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करवा देंगे। बात में तो दम है तुम दोनों के। अगर ऐसा है तो एक अच्छा सा सौदा ढूंढना शुरू करो। और राम को एक अच्छा सौदा मिल जाता है, एक ऐसी पार्टी जो उसे उसकी ज़मीन और घर के बदले में 70 लाख रुपए देने को तैयार थी। और यहाँ दूसरी तरफ लखन दिल्ली में 40 लाख रुपए का एक फ्लैट देख लेता है। इससे अच्छा सौदा तो मिल ही नहीं सकता। 30 लाख रुपए का फायदा हो रहा है सौदे में। मुझे तो लगता है कि हाँ करने में ही फायदा है। और शर्मा जी का परिवार अपने गांव के घर और ज़मीन को बेचकर पैसे उठाकर उससे दिल्ली में फ्लैट ले लेते हैं और एक हफ्ते बाद ही पूरा परिवार नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। हे राम, इतना छोटा सा घर, खिड़कियां तो खोलिए जी, मेरा तो घुसते ही दम घुट रहा है। और बताइए ये सीलिंग कितनी नीची है। अच्छा है हम लोगों की लंबाई ज़्यादा नहीं है, वरना मोहन भैया तो आते तो इस घर में ही फंस जाते। बिल्कुल सही कहा आपने कौशल्या जी। घर में जगह कम है, लोग ज़्यादा, तो छोटे छोटे घर बनाने पड़ते हैं। ये अगल बगल वालों ने अपने घर के दरवाजे क्यों बंद कर रखे हैं? कोई मिलनसार नहीं है क्या यहाँ बेटा? ये शहर है मम्मी, यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता, सब अपने में ही रहता है। हमें भी खुद में ही रहना होगा। ज़्यादा किसी की बातों में इंटरफेयर किया तो बेकार में ये लोग लड़ने आ जाएंगे। अरे बाबा रे, बड़े बुजुर्गों से सुना था कि जो लोग शहर जाते हैं वो बदल ही जाते हैं, और आज देख भी लिया, जहाँ इतनी मतलब से लोग रहेंगे वहाँ कोई सामाजिकता सीखेगा भी कैसे? खैर मुझे क्या, मैं तो यहाँ अपने पोतों के लिए आई हूँ। और अगली सुबह से ही राम और लखन दिल्ली की सड़कों पर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कभी इस ऑफिस तो कभी उस ऑफिस, लगातार चक्कर मारने के बाद कोई काम मिला क्या लखन? ये दिल्ली है भैया, अपना गांव नहीं, जो किसी को भटकते देखकर दूसरा आदमी उसे अपने खेत पर लगा ले। जिस भी ऑफिस जा रहा हूँ, या तो लोग एक्सपीरियंस मांगते या पूरा फ्रेशर हो, यंग एज का हो। हमारे पास ना तो बड़ी डिग्री है और ना ही हम फ्रेशर रह गए। कोई बात नहीं, इतना क्यों परेशान हो रहा है भाई? आज तो पहला ही दिन है, मिल जाएगा कोई ना कोई काम। यहाँ राम लखन काम ढूंढने में परेशान थे तो वहाँ मीरा और प्रिया अलग ही परेशान थे। चूल्हा कैसे जलेगा दीदी? यहाँ तो पेड़ ही नहीं है, हम लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? अरे तू फिक्र क्यों करती है? मुझे पता था नए शहर में ये दिक्कत तो आएगी, इसलिए मैं 2-4 दिनों के लिए लकड़ियों का जुगाड़ साथ में लेकर आई थी। मैं चूल्हे की तैयारी करती हूँ, तू बाकी चीज़ देख ले। मीरा चूल्हा तैयार करना शुरू करती है।
पर चूल्हे में आग ही नहीं आ पाती, इसलिए वो दरवाजे से बाहर अपने चूल्हे को रखकर उसे हवा देती है ताकि चूल्हे में आग आ जाए। पर आप तो जानती ही हैं, शहर की बिल्डिंगों में फायर अलार्म लगा हुआ होता है। मीरा को चूल्हे को हवा देते 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि बिल्डिंग का फायर अलार्म बज जाता है और पूरी बिल्डिंग के लोग यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। न जाने आग कहाँ लगी है, जल्दी से दमकल को फोन लगाओ। बिल्डिंग के सभी लोग बाहर कॉलोनी में जमा हो जाते हैं। लोगों की भीड़ देखकर कौशल्या बालकनी में आकर कहती है, अरे बहू देख तो, लगता है भूकंप आ गया है। सभी भाग भाग कर बाहर जमा हो गए। अरे आंटी जी, आप लोग ऊपर ही है, नीचे आ जाइए। आप ही के फ्लोर से धुआं सा आ रहा है, वहीं आग लगी है। तभी मीरा बालकनी में आकर कहती है, अरे वो धुआं तो मेरे चूल्हे से आ रहा था, मैंने चूल्हा जलाया है ना दीदी। क्या? और बिल्डिंग के सभी लोग अपना सर पकड़ लेते हैं। पूरी सोसाइटी मिलकर शर्मा फैमिली के खिलाफ सोसाइटी के सेक्रेटरी को कंप्लेंट लगा देते हैं। ऐसे लोगों को फ्लैट देना ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम तो पूरी सोसाइटी को होती है ना। आप लोगों में माफ़ कर दीजिए, मैं मीरा को समझा दूंगा। उसे चूल्हे पर खाना बनाने की आदत है ना, पर अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। और अगले ही दिन राम अपने घर पर एक स्टोव और सिलेंडर ले आता है। अगली सुबह, बताइए भाभी, क्या चीज़ ले आए भैया? अब इसे चालू कैसे करे, कैसे बनेगा खाना? जिस दिन से इस घर में आए हैं चूल्हा ही नहीं जलाया है। अपनी माँ और चाची को परेशान देखकर चिंटू किचन में आता है। अब नहीं रहेगी चूल्हे की कमी मम्मी। ये रहा लाइटर और यहाँ से टक किया और ये गैस चालू। अरे भाई, ये तो बड़ा आसान है। मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी। चलो एक काम तो खत्म हुआ। यहाँ तो राम घर की बहुओं की प्रॉब्लम दूर कर देता है, पर वहाँ दूसरी प्रॉब्लम सभी का इंतजार कर रही थी। अरे लखन, नाश्ता वाश्ता बाद में कर लेना, ऑफिस आवर स्टार्ट होने वाले हैं। जल्दी करो, इंटरव्यू देने जाना है। जैसे ही राम लखन घर से बाहर निकलते हैं, शर्मा जी नहाने के लिए कोई खुली जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। 4 दीवारों का घेरा बना दिया और कहते हैं नहा लो। इतनी छोटी सी जगह में नहाने से तो दम ही घुट जाए। वैसे आते समय मैंने देखा था बाहर एक बगीचा है, वहीं जाकर स्नान कर लेता हूँ। और पास में शायद मंदिर भी है, महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे। और शर्मा जी अपनी बाल्टी उठाए चल देते हैं सोसाइटी के पार्क में नहाने के लिए। आप मंदिर जाएंगे और मैं घर पर रहूंगी? नहीं 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 नहीं, चिंटू मोनू तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, हम मंदिर जा रहे हैं। इसी बहाने तुम दोनों भी आसपास के बच्चों से दोस्ती कर लेना। वहाँ सोसाइटी के पार्क में शर्मा जी नहाते हैं और इधर कौशल्या जी अपने दोनों पोतों और सोसाइटी के बच्चों के साथ महादेव की पूजा में लग जाती हैं। आप तो दादी कूल हो। कितना अच्छा ना चिंटू, तुम्हारे पास दादी है, हमारे पास नहीं है। मैं भी तो तुम्हारी दादी हूँ बेटा, तुम सबकी दादी। धीरे धीरे शर्मा परिवार शहर में एडजस्ट नहीं कर रहा था, शहर में अपना गांव बसा रहा था। इसी तरह दिन निकलते जाते हैं और एक हफ्ते में ही शहर की भाग दौड़ की असलियत शर्मा परिवार की आंखों के सामने आ जाती है, क्योंकि राम और लखन को नौकरी मिल ही नहीं रही थी और पैसे ना आए तो खर्चे कैसे चले। आटा चावल भी कोई खरीदने की चीज़ है क्या? हमारे गांव में तो हर तीसरे खेत में आटा और चावल होता ही था, और यहाँ तो इन चीज़ों के भी पैसे लग रहे हैं। नीम का दातुन भी नहीं है बेटा यहाँ किसी के पास। जो भी बचे कुचे पैसे थे सारे के सारे निकल गए। अब सब कुछ कैसे होगा? हाँ पापा जी, ऊपर से कल नीचे सब मुझे कह रहे थे कि किचन में चिमनी लगाओ। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ, हर रोज़ नया खर्चा। पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। यहाँ एक तरफ शर्मा परिवार को पैसों की दिक्कत हो रही थी और दूसरी तरफ उनके रहन सहन से सोसाइटी वालों को दिक्कत हो रही थी। कौशल्या जी और शर्मा जी को तो खुले में सोने की आदत थी, इसलिए रोज की तरह सभी के सोने के बाद दोनों बिल्डिंग के छत पर जाकर चटाई लगाकर सो जाते हैं। सुबह सुबह जब सेक्रेटरी टंकी में पानी चढ़ाने आता है तो इस बात का बवाल बना देता है। हद हो गई, इन लोगों ने तो परेशान करके रख दिया है। सोसाइटी में कोई प्राइवेसी रहेगी कि नहीं? लुंगी पहनकर जब देखो शर्मा जी छत पर आकर सो जाते हैं। हमारे घर में भी लड़कियां हैं भाई, उन्हें भी मॉर्निंग वॉक करना होता है, और अंकिता जी की तो योगा क्लासेस चलती हैं। सुबह सुबह आप दोनों आकर छत पर सो जाते हैं तो उनकी क्लासेस भी नहीं हो पा रही है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलेंगे। जितना छत आप लोगों का है उतना ही हमारा भी है, और ऐसा ही है तो हर मेंबर के छत के हिस्से को बांट दीजिए। मेरे पेरेंट्स हमारे छत के हिस्से में सो जाएंगे। फिर भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप अपनी आंखें बंद करके छत पर जाएं।
2 दिन बाद सुबह सुबह गौतम मिठाई का डब्बा लिए अपने घर की ओर जा रहा था। तभी शर्मा जी हाथ में लोटा लिए ब्रश करने बालकनी में आते हैं। नदी ना सही, बालकनी ही सही। ब्रश करने के बाद जैसे ही शर्मा जी नीचे कुल्ला करते हैं, वो पानी सीधा जाकर नीचे से जा रहे गौतम के हाथ के मिठाई के डिब्बे पर गिरता है। अरे अरे, किसने पानी डाला? कौन पागल है? किसके घर से ये मेघ बरस रहे हैं? मेरी पूरी मिठाई खराब कर दी। जिसने भी ये किया है आज वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। और जैसे ही गौतम ऊपर देखता है, शर्मा जी के मुंह से कुल्ले का पानी आकर इस बार गौतम के चेहरे पर गिर जाता है। शर्मा अंकल, अंकल आज तू नहीं बचेगा शर्मा। और बिल्डिंग में घमासान शुरू हो जाता है। सभी बिल्डिंग वाले शर्मा जी के दरवाजे पर आकर दरवाजा पीटने लगते हैं। अरे क्या हो गया? आप सब मेरे घर के बाहर जमावड़ा लगाए क्यों खड़े हैं? किसी को शौक नहीं है अंकल आपके घर पर आने का, पर आप लोगों की हरकत ही ऐसी है कि अब हमारी सोसाइटी वालों ने मिलकर ये तय किया है कि रेगुलेशन तोड़ने के कारण हम आपको सोसाइटी से निकालते हैं। क्या? ये क्या कह रही हो बेटा? हम लोग कहाँ जाएंगे? गांव की संपत्ति तो हम बेच कर आए हैं। तो इस संपत्ति को बेचकर वापस गांव की संपत्ति ले लीजिए आंटी। आप लोगों के पास 15 दिन का समय है। घर तो आप लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। और एक ही पल में शर्मा जी के परिवार का सपना टूट जाता है। क्या सोच कर आए थे? बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, पर देखो ना ही अच्छी नौकरी हाथ लग रही है और ना ही यहाँ के लोग हमें रहने दे रहे। मेरा एक इंटरव्यू आज क्लियर हो गया था भैया। कल मुझे सेकंड राउंड के लिए बुलाया था, पर अब क्या फ़ायदा। अकेले नहीं रहूँगा मैं शहर में। प्रिया, तुम सामान बांधना शुरू करो। और शर्मा फैमिली वापस से सामान लपेटना शुरू कर देती है। 2 हफ्ते बाद सोसाइटी के सभी बच्चों का रिजल्ट होता है और सभी पेरेंट्स स्कूल पहुंचते हैं। आई मस्ट से रोनी, इतना चेंज मैंने तुम में एक्सपेक्ट नहीं किया था। काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप अपने बेटे पर मिस्टर गौतम। साफ साफ देखा जा सकता है। हिंदी बहुत साफ हो गई है रोनी की। ऊपर से इतना ज़्यादा इग्नोरेंट और बदतमीज़ लड़का अब सबसे हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट से बात करता है। रोनी, दादी माँ सिखाती है मुझे ये सब कुछ पापा। इनफैक्ट पिंकी भी बहुत ग्रो कर रही है। पिछली बार हिंदी में फेल हुई थी और इस बार सीधा 80 मार्क्स। और एक एक करके टीचर सोसाइटी के सभी बच्चों की तारीफ करना शुरू करती है। जो बच्चे कल बदमाशी में 1 नंबर थे, आज उनकी तारीफ हो रही थी। ये देखकर सोसाइटी के लोग समझ जाते हैं कि उनके बच्चों में बदलाव का कारण कोई और नहीं, शर्मा जी का परिवार है। स्कूल से निकलने के बाद रोनी अपने पापा से कहता है, हम लोग दादी माँ को जाने से रोक नहीं सकते क्या मम्मी? दादी ने हमें बहुत प्यार किया है। दादाजी हर रात हमें अच्छी अच्छी भगवान की कहानियाँ सुनाते हैं। प्रिया आंटी हमें टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती हैं। सभी पेरेंट्स वापस सोसाइटी पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि शर्मा जी के विंग के नीचे एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है और लखन एक एक कर सामान ट्रक में चढ़ा रहा है। ये होता देख सबसे पहले गौतम कहता है, गलती हो गई हम लोगों से। हम लोगों ने आपको बहुत गलत समझा। हमारे लिए नहीं तो इन बच्चों के लिए रुक जाइए शर्मा जी। हाँ अंकल, हमने आपकी कमियां देखी, खूबी नहीं। हमारे बच्चे बदल गए आपके कारण। हमें ज़रूरत है आप जैसे गार्डियन की। मेरे ऑफिस में मैं राम को जॉब भी दिलवा दूंगा। अब बताइए। हमारे कारण आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। हम भी आप लोगों के हिसाब से रहने की कोशिश करेंगे। अब से पार्क में नहाना बंद। पर मैं तो छत पर सोना नहीं छोड़ सकती। छत पर सोने का भी अलग ही स्वैग है, नहीं चिंटू? और कुछ इस तरह मीरा का गांव का ससुराल शहर आ ही जाता है। शहर में बस ही जाता है।